हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6 क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, समझ में भी आया होगा, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसका नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपको यहाँ क्लियरली मेंशन है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीवियस चैप्टर जो था चैप्टर 5, उसके अंदर आपने देखा था कि जो इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर का फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो डिपेंड होता है फैक्टर्स पे अकॉर्डिंग टू द मेंडल। बट बाद में वो जो फैक्टर्स थे उनको किस नाम से जानने लगा, जीन के नाम से। ठीक है, तो मेंडल ने बताया था कि फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बाद में फिर साइंटिस्टों ने उन फैक्टर को चेंज करके एक नया नाम दिया जिसका नाम था जीन, और जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने, और विलियम बेटसन थे, उन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया था। राइट, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि जो डीएनए है, सबसे पहले इसमें जो अगर हमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो सबसे पहले 6.1 है दैट इज़ डीएनए, 6.2 है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद हमें कवर करना है आरएनए वर्ड, देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड द फाइनल वन इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे एनसीईआरटी की, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ से पता चल रहा है, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया गया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इनहेरिटेंस पैटर्न्स में आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू द मेंडल की, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर जो जीन और क्रोमोसोम्स इनको कंपेयर किया गया था, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। राइट, इसके अलावा उसके अंदर बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, तो बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो गया होगा सबका। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है उस चीज़ को जेनेटिक जीन लेवल पे, मतलब कि जो कैरेक्टर्स थे, जो पी प्लांट्स के अंदर कैरेक्टर्स मेंडल ने देखे, उन सब कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल कर रहा था वो था जीन। ठीक है, तो उसी की हमें डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे करनी है एक्चुअल में। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, न्यूक्लियोसोम, तो उन सबको हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे एक साथ और फिर उनको वन बाय वन समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स, ठीक है, जेनेटिक बेसिस किस चीज़ के, कैरेक्टर्स के, जो भी कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल होता है जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे। तो जीन ही होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर हम मेंडल की बात करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम पे जो भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे क्लियर नहीं था, उन्होंने उसको फैक्टर नाम दिया गया था बस। फिर बोलते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, और जैसे और 100 साल हुए, तो वहाँ पे जो नेचर था पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद में फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी रिसर्च की, डिस्कवरी की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और फाइनली उन्होंने एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल को इन्वेस्टिगेट किया जिसका नाम था, फिर बाद में रखा गया था डीएनए। और ये डीएनए किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये डीएनए। उन्होंने इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को भी बताया था, डीएनए टर्म किसी और ने दिया, डीएनए की स्ट्रक्चर किसी और ने बताई। तो ये सब चीज़ें अलग अलग साइंटिस्टों ने की थी, फिर उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया और तब जाके एक नई बायोलॉजी बनी, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए, तो डीएनए की फुल फॉर्म सभी को बताया, आप क्लास 8 या 9 से पढ़ते आ रहे हो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है, इसका पीएच जो है 7 से बिलो होता है। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगी जो कि वो बताती है जो डीएनए था वो ही जेनेटिक मटेरियल था। मतलब क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग,
वो मेंडल के थ्रू तो फैक्टर्स के थ्रू होते हैं, बट बाद में जॉनसन के थ्रू जीन्स के थ्रू होते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जीन डिसाइड कहाँ करते हैं, वो जीन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, राइट। और कहते हैं कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए के अलावा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे क्लास 11 में हम तुमने स्टडी किया होगा न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था, उसके अंदर प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी था, ठीक है। तो जो एक्चुअल में डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा वाला जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, राइट। 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं। लिविंग सिस्टम मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक, राइट। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो डीएनए जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन आरएनए भी एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, बट केवल वायरसेस के अंदर, इन सम वायरसेस। मोस्टली फंक्शंस जो होते हैं इसका वो मैसेंजर की तरह होता है। आरएनए किसकी तरह वर्क करता है, मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब समझते हो कि वो मैसेज को कैरी करता है डीएनए से और उसको फाइनली ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन में। क्योंकि जो डीएनए की बात करें या प्रोटीन की या जीन की बात करें, तो जीन या डीएनए के जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो ये आरएनए जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक तो होता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए कैसा होता है, ऑलवेज डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर होता है। और डीएनए से बनता है आरएनए, एक मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जो होता है स्पेशली वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर फाइनली जो आरएनए होता है, आरएनए बनाता है प्रोटीन, राइट। और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम द आरएनए। तो ट्रांसलेशन हो गया ये, राइट। तो यहाँ पे डीएनए है और डीएनए जब एक्सप्रेस करता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, प्रोटीन। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है आरएनए। तो आरएनए इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से और ये इन्फॉर्मेशन देता है बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं फाइनली इन्फॉर्मेशन को रीड करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ प्रोटीन और एंजाइम्स बोल सकते हैं, और हार्मोन्स। तो समझ में आ गया ये फंडा। अभी आरएनए जो होता है उसका एडिशनल रोल भी होता है, ठीक है। वो किसकी तरह वर्क करता है, एडेप्टर की तरह वर्क करता है, स्ट्रक्चरल इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, और कुछ मॉलिक्यूल्स में वो कैटालिटिक की तरह वर्क करता है। जैसे राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स क्या है, वो आरएनए मॉलिक्यूल है, बट उसके पास अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, खुद को वो ब्रेक कैटालाइज कर सकता है, ठीक है। खुद को वो क्या कर सकता है, क्लिप कर सकता है, कट कर सकता है। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर सबने पढ़ी होगी भाई। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैं आपको फटाफट से रिकैप करा देता हूँ। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 चीज़ों से। आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली जो चीज़ होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो होता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है वो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है राइबोस शुगर। दूसरी चीज़ होती है नॉट राइबोस, पेंटोस शुगर। वी शुड से पेंटोस शुगर बिकॉज 5 कार्बन की होती है पेंटोस शुगर। और जो थर्ड वन होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से डीएनए को बोला जाता है एसिडिक। और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 3 चीज़ें मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये मिलके बनाते हैं डीएनए। तो डीएनए बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड आर मेड ऑफ 3 थिंग्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे आपस में बहुत सारे अटैच होकर इतना बड़ा पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। अब न्यूक्लिक एसिड मे बी आरएनए और डीएनए, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में आपको डीएनए की स्ट्रक्चर मिलेगी देखने के लिए, उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है। रेप्लिकेशन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और डीएनए से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग या डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डीएनए खुद को डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है खुद की। तो जो प्रोसेस होती हैं आरएनए बनने की डीएनए से, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, मैंने बताया था। फिर जेनेटिक कोड जो होता है वो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस अमीनो एसिड के प्रोटीन्स के अंदर, तो इसलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। किससे होता है ये? आरएनए से होता है, ठीक है। और इसका जो रेगुलेशन होता है वो एलिमेंट्री बेस पे होता है। जो डिटर्मिनेशन है इसका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, वो क्या है? ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। मतलब पूरे लास्ट डिकेड के अंदर जो ह्यूमन जीनोम है वो पूरी तरह से सीक्वेंस हो चुका है। अब ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन जीनोम का यानी कि पूरी सेल्स के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है, जितना भी जीन है, वो सारे के सारे सीक्वेंस हो चुके हैं। तो इसी का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था ये, जिसको बोला गया था मेगा प्रोजेक्ट। और इसमें अलग बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, जिन कंट्री ने अलग अलग क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस किया था। सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसको ही सीक्वेंस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. उसके क्या क्या consequences थे, ठीक है, उसकी क्या essentiality है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। इसके पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा मॉलिक्यूल जो है, बायोमॉलिक्यूल, इधर वो डीएनए हो या आरएनए, उनकी स्ट्रक्चर को समझना होगा लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस हैं उसको भी हम समझेंगे कि जो मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल होता है कौन सा होता है, डीएनए है तो वो क्यों है, और उसका आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक नया टॉपिक दिख रहा है, दैट इज़ डीएनए। तो इस 6.1 पैराग्राफ में हम कवर करने वाले हैं डीएनए को। अब डीएनए को ध्यान से देखिएगा। जो डीएनए होता है वो एक लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की, और किसकी बनी होती है? वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। मतलब कहना क्या चाहता है कि इस तरह से ये एक पॉलीमर की बड़ी चेन है, ठीक है। ये मैंने छोटी बनाई है बट ये बहुत बड़ी चेन होती है। और इस डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं? इस डीएनए के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस हैं, तो नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप्स के होते हैं, AGCTU, ठीक है। और AGCTU में जो ये फर्स्ट 4 आपको दिख रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। फर्स्ट 4 प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी इसको अगर हम देखें तो A4 होता है एडेनाइन, ये होता है एडेनाइन, ये होता है गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायमिन, और लास्ट होता है यूरासिल। तो ये डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस, और ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं स्पेशली, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडिन्स। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 2 रिंग बनी होती हैं। पिरिमिडिन्स के अंदर केवल 1 रिंग होती है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, राइट। अभी ये जो शुरू के 2 हैं ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। बट ये जो पिरिमिडिन्स हैं डीएनए में शुरू के 2 होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन, लेकिन जो आरएनए होता है इसके अंदर साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है, इसके अंदर थायमिन नहीं होता। और हमेशा याद रखना कि जो एडेनिन होता है वो गुआनिन के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, वो थायमिन के साथ अटैच होता है, एडेनिन जो होता है। और इनके बीच में जो डबल बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, वो डबल बॉन्ड होते हैं। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितनी होती है? 2 बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। उसी तरह से देखोगे तो जो साइटोसिन होता है वो गुआनाइन से अटैच होता है, और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे केवल 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग होती है,
अब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो लेंथ होती है डीएनए की यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो किस पर डिफाइंड होती है, जितने नंबर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उस पर वो डिफाइन होती है। तो जो पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का वो रेफर करता है एक बेस पेयर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ए के साथ टी अटैच है तो उसको बोलते हैं हम बेस पेयर, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है और पेयरिंग में तो उसको क्या बोला गया, बेस पेयर। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि बैक्टीरियोफाग हो गया, उसको बोला गया 5174। तो ये बैक्टीरियोफाग की स्ट्रेन के अलग अलग नाम हैं, तो उसके पास इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह से एक दूसरा बैक्टीरियोफाग है जिसका नाम है लैम्डा, इसके पास कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है। इसके पास कितने बेस पेयर हैं, इसके पास 48,502 बेस पेयर्स हैं। ई कोलाई की बात करें, वो भी एक बैक्टीरिया है, तो जो ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर कितने होते हैं 4.6 × 10⁶ BP। तो बैक्टीरियोफाइग क्या है, बैक्टीरियोफाग आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, और ये इस्कीरिचिया कोलाई जिसको ई कोलाई भी बोलते हैं, दिस इज़ मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फाउंड इन द प्लानेट। ठीक है। तो जो ई कोलाई होता है, और ई कोलाई के अंदर जो आपको दिख रहा होगा ये इसका डीएनए कंटेंट है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए का वो कितना होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा है ये। तो अब हम डिस्कस करते हैं और लॉन्ग पॉलीमर की स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि स्ट्रक्चर आ गई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या है कि सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और हमने एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में इस तरह से अटैच कर दिया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच कर दिया। अब ये आपस में अटैच कर दिया तो ये क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। और लॉन्ग चेन बनाने हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग पॉलीमर बोलते हैं, और इसको बोला जाता है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दिख रहा होगा आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटो शुगर होती है, ठीक है, राइबोज RNA के केस में, डीऑक्सीराइबोज DNA के केस में, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं, मैंने बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन जो होता है वो कॉमन होता है DNA RNA के लिए, लेकिन जो थायमिन होता है वो प्रेजेंट होता है DNA में। यूरासिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है RNA में, किस प्लेस पे होता है वो थायमिन के प्लेस पे। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो पेंटोस शुगर से लिंक होते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू, ये याद रखना है, एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है इन दोनों के बीच में। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो लिंकेज है, जो 2 आपस में अटैच हैं, उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है। और ये जो लिंकेज होता है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, और ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है, सच एज एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन। तो इस तरह से ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दो तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी ये, ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और एक स्ट्रक्चर आगे आएगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि 2 चीज़ें थी, एक तो थे न्यूक्लियोटाइड जो 3 चीज़ों से मिलके बने थे, और दूसरा था न्यूक्लियोसाइड जो 2 चीज़ों से मिलके बना। कौन कौन सी, राइबो शुगर, ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेंटोस शुगर की बात करेंगे यहाँ पे, राइबोज नहीं, पेंटोस शुगर, बिकॉज पेंटोस शुगर इज़ कॉमन फॉर बोथ। प्लस क्या होता है इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, केवल एक चीज़ नहीं होती, वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे अगर वापस देखोगे तो आपको दिखेगा एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन केवल RNA के लिए यूज़ किया गया है, डीऑक्सी DNA के लिए, ग्वानोसिन RNA, डीऑक्सी ग्वानोसिन DNA, साइटिडीन RNA, डीऑक्सी साइटिडीन DNA, यूरेडिन RNA, डीऑक्सी यूरेडिन DNA। जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड
through phosphoester linkage a corresponding nucleotide और deoxynucleotide डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, वो शुगर पे किस टाइप की शुगर है उस पर वो प्रेजेंट करता है। तो जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर बना के, तो ये एक स्ट्रक्चर है पेंटोस शुगर की, 1 2 3 4, एक यहाँ पे कार्बन होता है, तो यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग होती है ये। अब 5 प्राइम पे क्या होगा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया वो हम थोड़ा बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है फ्री। इसी पॉइंट से फॉस्फेट अटैच होता है 5 प्राइम से, ये 2 प्राइम है, यहाँ पे ही जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। आरएनए के केस में ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन नहीं होता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर। तो पहले यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि 5 प्राइम से लिंक होता है न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फेटल लिंकेज और वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अभी जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं 3 to 5 प्राइम, ठीक है, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू, जिसकी वजह से एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इनको ज्वाइन किया जा सकता है ऐसे मैनर में जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइड चेन जो है वो बनी रहे और जो पॉलीमर है उसका जो फॉर्म है, ठीक है, जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर बन रहा है, कैसे बनता है पॉलीमर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स, आपस में अटैच हो रहे हैं, एक बड़ी चेन बन रही है, तब उसको बोलते हैं पॉलीमर। और उसमें देखा होगा आपने कि पॉलीमर जब बनने लगते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, ठीक है, और स्टेबल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझो आप, इसको ऐसे देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको पता चला था, यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करना है इस स्ट्रक्चर में, आपको क्या नया दिख रहा है मुझे बताओ। इस स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपको पोजीशन दिख रही है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5 पोजीशन पे आपको फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे आपको ये दिख रहा है नाइट्रोजनस बेस, और ये बीच में क्या है, शुगर है, बैकबोन इसकी जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं शुगर मोइटी या पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर किस किस के साथ अटैच है इधर, एक तो ये अटैच है इसके साथ, ठीक है, और दूसरा वाला ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच है, ये अटैच है शुगर के साथ। अब इसको इससे रिमूव कैसे किया जाए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, दोनों की जो पोजीशन है वो अलग है। तो रिमूव करने का मतलब समझते हैं, जब इनकी सीक्वेंसिंग की जाती है तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, राइट, ये चेक करने के लिए कि कहाँ पे एडेनिन है, कहाँ ग्वानिन है, कहाँ साइटोसिन है, कहाँ थाइमिन है, इस तरह से। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही होगी। अगर स्ट्रक्चर समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5' एंड ऑफ राइबोस शुगर विच इज़ इन्फॉर्म टू एज 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली all at the other end of the polymer the ribose has a free 3' group which is referred to as 3 end of the nucleotide chain। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में आएगा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लास्ट में जो भी होगा न्यूक्लियोटाइड उसका 3' ग्रुप जो है फ्री होगा, और जो फर्स्ट वाला है उसका जो 5th कार्बन है उसका एक ग्रुप फ्री होगा। पहले वाले का क्या होगा, फॉस्फेट, और जो लास्ट वाला है उसका क्या होगा, हाइड्रोक्सिल। तो इस तरह से ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो बैकबोन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो शुगर से बनती है और फॉस्फेट से बनती है। द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू शुगर मोइटी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉस्फेट। अब इसमें क्या समझ में आया, टू प्रोटेक्ट
तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब आरएनए की बात चलेगी इसके अंदर, और इसमें फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स की, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे होती है, थोड़ा सा आप घर पे पढ़ना है इसको, फिर सर्च करेंगे जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। तो आज तक के लिए इनफ है, थैंक यू।